सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के भविष्यों 12th स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। लास्ट वीडियो में गाउस लॉ डिस्कस किया था। आज उस गाउस लॉ के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करना है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गाउस लॉ अप्लाई करने के लिए जो गाउसियन सरफेस चुना जाता है, ठीक है, उसको चुनते वक्त हमको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, गाउस लॉ कहां कहां एप्लीकेबल है, ठीक है, क्या उसकी लिमिटेशंस हैं, ये सारी चीजें आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए एक सेपरेट वीडियो बनाया इसके लिए, क्योंकि बच्चों को इसको अप्लाई करने को लेकर बहुत कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन मतलब देखो, आपको आगे एप्लीकेशन जो आने वाला है गाउस लॉ का, आप एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, सरफेस चार्ज का निकालोगे, मतलब एक शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे। ये सारी चीज़ों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप गाउस लॉ का यूज़ करोगे और बहुत ही सिंपली यूज़ करके निकल जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में आपको कॉन्सेप्ट्स में जाना जरूरी है। तो इसलिए आज गाउस लॉ के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। तो आते हैं आज के मुद्दे पर। क्या है आज का टॉपिक? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट या फिर नोटवर्दी पॉइंट्स रिगार्डिंग गाउस लॉ। अच्छा, तो क्या है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? सबसे पहले तो मैं गाउस लॉ का स्टेटमेंट, थोड़ा मतलब स्टेटमेंट तो नहीं, इक्वेशन आज वापस लिखता हूं। क्या है गाउस लॉ का इक्वेशन? हमने देखा था सरफेस इंटीग्रल, है ना, ओवर अ क्लोज सरफेस, ई बार डॉट डी ए बार इज इक्वल्स टू सिग्मा क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। ये हमारा गाउस लॉ का इक्वेशन है। फ्लक्स देता है, राइट, फाई इक्वल्स टू, मैंने ऐसे करके लिखा था, ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है, यही इक्वेशन है, आमने सामने लिखा जाता है। अच्छा, तो इसमें कुछ कुछ चीजें हैं। इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपीयर कर रहा है, इस तरफ चार्ज अपीयर कर रहा है, राइट। इनको लेके अपन थोड़ा ध्यान देंगे। अब ये जो चार्ज एनक्लोज्ड है, ये मैंने क्या कहा था कि चार्ज एनक्लोज्ड कौन सा होता है? जो चार्ज उस सरफेस के अंदर आए। किस सरफेस के अंदर? तो गाउसियन सरफेस के अंदर। किसके अंदर? गाउसियन सरफेस के अंदर। जैसा कि आपने एक पॉइंट चार्ज देखा था हमने लास्ट वीडियो में, पॉइंट चार्ज के अगल बगल एक स्फीयर है, हमने समझा था कि स्फीयर के सेंटर में पॉइंट चार्ज रखा हुआ है ना। तो इस स्फीयर से जुड़ा हुआ फ्लक्स फाइंड करो। तो हमने पूरा डेरिवेशन करके निकाला था, फ्लक्स यही आया था हमारा, याद हो तो, है ना। तो इस केस में हमारा ये जो स्फीयर है ना, ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हो कि ये जो स्फीयर है ये आपका एक गाउसियन सरफेस है, ठीक है। अच्छा, ये तो एक पॉइंट चार्ज था। अगर आपको कहा जाए कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो आपको डायरेक्टली पता है पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, या बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, है ना। यही है ना पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये तो हमने डायरेक्टली फॉर्मूला पढ़ा हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड का। लेकिन आप ये इक्वेशन गाउस लॉ की मदद से भी ला सकते हो। कैसे? एक पॉइंट चार्ज ले लिया आपने, ठीक है, इसके अगल बगल आपने एक सरफेस कंसीडर किया, इसको हमने गाउसियन सरफेस कहा। ये सरफेस हमारा स्फीयर है, राइट। इस स्फीयर के लिए आप गाउस लॉ लगाओगे ना, तो आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी, बराबर है। यानी आप गाउस लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड तो फाइंड करते हो। मैंने क्या कहा था, गाउस लॉ का मेन यूज क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, राइट। जो ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जिनका कूलम्स लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना मुश्किल है, उसको हम गाउस लॉ की मदद से फाइंड कर लेते हैं इजीली। तो यहां पर अगर कंटिन्यूअस चार्ज का हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं गाउस लॉ की मदद से, तो क्या हम पॉइंट चार्ज का नहीं निकाल सकते? हम हर तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड गाउस लॉ की मदद से निकाल सकते हैं, ठीक है। हर तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पॉसिबल है गाउस लॉ से। तो ये एक सिंपल सा चार्ज है, एक ही चार्ज है, इसकी वजह से भी अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहो गाउस लॉ की मदद से आप निकाल सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको खाली एक गाउसियन सरफेस चुनना होता है, और वो भी हम कैसे चुनेंगे वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में, राइट। तो यहाँ इस पॉइंट के लिए इस तरह का गाउसियन सरफेस हमने चुना, ठीक है। तो ये तो एक ओवरव्यू दे दिया मैंने। तो ये सारी बातें हमारी गाउस लॉ की है। गाउस लॉ का यूज क्या क्या है वो सब हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, हल्का सा, मतलब एक तरह से हमने रिवीजन किया अब तक का, ठीक है। अच्छा, जो नोटवर्दी पॉइंट्स है उसमें जो पहला पॉइंट है, ठीक है, कि गाउस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर surfaces
ऑफ एनी शेप एंड साइज। अच्छा, तो गाउस लॉ के लिए मैंने बताया, जैसे आपने लास्ट में देखा था एक पॉइंट चार्ज, उसके बगल में आपने स्फीयर लिया, तो ये स्फीयर बड़ा ही मतलब एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है, राइट। ये आप डे टू डे लाइफ में इनकाउंटर करते हो और आपको पता है एक रेगुलर शेप है, इसका एरिया वगैरह फाइंड करना, वॉल्यूम वगैरह फाइंड करना बहुत ही आसान है। तो ये तो रेगुलर सरफेस हुआ। अगर आप किसी रेगुलर सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, ठीक है, मान लो मेरा ये पॉइंट चार्ज मैंने यहाँ पर नहीं रखा, मैंने माना ये मेरा पूरा चार्ज स्फीयर पे फैला हुआ है, ठीक है, इस पूरे स्फीयर की वजह से आप इस किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, ठीक है। या कोई मेरा सपोज क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब है, इस क्यूब में पूरा चार्ज भरा हुआ है, इसकी वजह से आप इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, आप आसानी से निकाल सकते हो यूजिंग गाउस लॉ, ठीक है। तो ये तो रेगुलर शेप्स की बात हो गई, ये तो शेप्स हमको पता है, इनके बारे में, इनका एरिया फाइंड करना, इनका वॉल्यूम फाइंड करना बहुत आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूलाज है हमारे पास। लेकिन अगर कोई इरेगुलर शेप का ऑब्जेक्ट आया, अगर कोई इरेगुलर शेप का ऐसा कोई शेप का ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर पूरा चार्ज फैला हुआ है, इसकी वजह से आपको यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्या आप गाउस लॉ यूज नहीं कर सकते? आप इसके लिए भी गाउस लॉ यूज कर सकते हैं। तो यहाँ वही लिखा है, गाउस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर सर्फेसेस ऑफ एनी शेप, किसी भी शेप का सरफेस हो, उसकी वजह से अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप उस सरफेस के लिए गाउस लॉ यूज कर सकते हो। क्लियर है? किसी भी शेप का हो सकता है, किसी भी साइज का हो सकता है, छोटा बड़ा कोई भी साइज का होगा, आप उसके लिए गाउस लॉ लगा सकते हो, उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। क्लियर है? शेप और साइज पे हमारा लिमिटेशन नहीं है गाउस लॉ का, ठीक है, किसी भी शेप किसी भी साइज के लिए एप्लीकेबल है। अच्छा, सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट ये कहता है कि जो इक्वेशन है हमारी, the charge appearing in the right side या in the RHS of equation, इक्वेशन के RHS में जो चार्जेस दिख रहे हैं, are the only charges enclosed by these charges can be located anywhere inside the surface। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि आपने जो इक्वेशन लिखी थी, इंटीग्रल ई बार डॉट डी ए बार इज इक्वल्स टू सिग्मा क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो इसमें जो चार्ज दिख रहा है आपको, ठीक है, राइट साइड में इक्वेशन के, ठीक है, आरएचएस वाला जो क्यू एनक्लोज्ड वाली बात कर रहे हैं हम, टोटल चार्ज लिया था ना हमने, सिग्मा मतलब टोटल होता है, मैंने बताया था आपको जितने भी चार्जेस हम सबका अपन टोटल लेते हैं। तो वो जो आप टोटल ले रहे हो ना चार्जेस का, वो सारे चार्जेस आपको सिर्फ वही कंसिडर करने हैं जो सरफेस के अंदर आते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा ये एक सरफेस है, इसमें Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है, ऐसे चार्जेस हैं। अब देखो Q1 Q2 Q3 अंदर है और Q4 और Q5 बाहर है, राइट। तो जो राइट साइड वाली इक्वेशन में है ना, वो आपका सिर्फ Q1 Q2 और Q3 आएंगे, Q4 और Q5 नहीं आएंगे। क्लियर है? ये वाले जो चार्जेस हैं नॉट इंक्लूडेड इन RHS, यानी Q एनक्लोज्ड। भाई Q एनक्लोज्ड की बात की है तो जाहिर सी बात है जो एनक्लोज्ड चार्जेस है वही आएंगे ना, बाहर वाले तो आएंगे नहीं, खाली अंदर वाले ही काउंटिंग में लेते हैं हम। क्लियर है? और ये अंदर कहीं पर भी लोकेटेड हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि किसी सेंटर में होंगे, इधर 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 तो कहीं भी किसी भी जगह पर वो लोकेटेड हो सकते हैं, तो वही लिखा हुआ है। क्लियर है? पक्का? अच्छा फिर for a distribution where charges, हालांकि इसको टेक्स्ट बुक में अलग अलग दो स्टेटमेंट करके दिया, इसको एक ही में भी लिख सकते थे, कोई बात नहीं। फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन वेयर चार्जेस आर प्रेजेंट इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड द सरफेस, जैसा मैंने अभी आपको बना के दिया था, ये वाला कोई सरफेस हमने लिया था, इसमें अंदर Q1 था, Q2 था और Q3 था, बाहर Q4 और Q5 था, राइट। तो इस तरह का अगर डिस्ट्रीब्यूशन है तब द
चार्जेस अपीयरिंग इन RHS, यानी ऊपर वाला स्टेटमेंट में वापस लिख रहा हूँ, अपीयरिंग इन RHS, जो इसके पहले लिखा था मैंने वही वाला वापस लिख रहा हूँ। द चार्जेस अपीयरिंग RHS आर ओनली enclosed charges, whereas the electric field appearing in the LHS, देखो अब LHS RHS कुछ भी हो सकता है उल्टा पुल्टा, हम जिस हिसाब से लिख रहे हैं ना इक्वेशंस उस हिसाब से हम LHS और RHS चुन रहे हैं, ठीक है। बताता हूं, देखो if field appearing in the LHS of equation is due to all the charges whether inside और आउटसाइड। कई लोगों को समझ में आ गया होगा वैसे। देखो सरफेस इंटीग्रल हमारा, सरफेस इंटीग्रल ई बार डॉट डी ए बार इज इक्वल टू सिग्मा क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये जो इक्वेशन है, ठीक है। इसमें हमने अभी डिस्कस किया कि जो एनक्लोज्ड चार्ज है राइट साइड में, जो इक्वेशन है हमारा, इक्वेशन का जो हमारा राइट साइड है, इसमें जो चार्जेस हैं ये वही चार्जेस हैं जो सिर्फ अंदर आते हैं, बाहर वाले नहीं आते हैं, राइट। लेकिन जो LHS में है, LHS में जो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, सब की वजह से है, Q1 Q2 Q3 Q4 एंड Q5, ठीक है। सारे चार्जेस के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है ना, वो कंसिडर किया आपने। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ये आपने जो इक्वेशन लिखी है इसमें LHS में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है, तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप ले रहे हो इस इक्वेशन में, ठीक है, इस इक्वेशन में जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर कर रहे हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहाँ पर 5 चार्जेस हैं, राइट। पांचों चार्जेस की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, ये अपना बना रहा है, ये अपना बना रहा है, ये दोनों अपना अपना बना रहे हैं। तो इन सबका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, इनका जो ओवरऑल रिजल्ट होगा, पांचों चार्जेस का जो ओवरऑल रिजल्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस इक्वेशन में अपीयर कर रहा है LHS में, ठीक है। ये जो E है वो सारे चार्जेस की वजह से, वो सिर्फ इन 3 चार्जेस की वजह से नहीं है, क्लियर है। और जो RHS में आप चार्ज लिख रहे हो ना, एनक्लोज चार्ज, वो सिर्फ अंदर वाले चार्जेस हैं, क्लियर है। तो चार्ज एनक्लोज की बात की जाए तो सिर्फ वही चार्जेस लेने हैं जो अंदर हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप ले रहे हो ना, वो सारे चार्जेस की वजह से है। समझ में आया? तो कहने का मतलब गाउस लॉ जो है ना, वो इनको इग्नोर नहीं कर रहा, ठीक है। नॉर्मली देखा जाए तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो देता है गाउस लॉ हमको, हम गाउस लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मैं इन दोनों चार्जेस को कंसिडर ही नहीं करता तो इन दोनों का इफेक्ट ही नहीं मिलता मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना। तो ये कहना चाह रहा है कि हमने सबको इन्वॉल्व किया है, हमने किसी को इग्नोर नहीं किया है, चाहे अंदर के चार्जेस हो चाहे बाहर के चार्जेस हो, इनका जो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है ना, वो तो हम यहाँ यूज करते ही हैं, ठीक है। तो आप क्या करो कि इन सारे चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और उसका एरिया इंटीग्रल लो, तो आपको जो फ्लक्स मिलेगा, ठीक है, वही निकालने के लिए आप सबको छोड़ो, खाली अंदर के चार्जेस का टोटल करके एप्सिलॉन 0 से डिवाइड कर दो, तो भी आपको फ्लक्स मिल जाएगा। समझ में आया? मतलब ये हुआ, ठीक है, कि मतलब ये नहीं है कि हमने इन चार्जेस को इग्नोर किया हुआ है, नहीं, वो हमारे कंसिडरेशन में है। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से, इस फॉर्मूले के हिसाब से जाना है, तो आपको सारे चार्जेस लेने पड़ेंगे, सबका मिलाकर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो लेना पड़ेगा। और अगर आप इस फॉर्मूले से जा रहे हो फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए, तो खाली आपको अंदर वाले चार्जेस लेने। क्लियर है? पक्का? अच्छा, अब बात करते हैं अपन चौथे पॉइंट की, जो बहुत ही खास है और थोड़ा डिटेल्ड है। चौथा पॉइंट ये बोलता है, द सरफेस that we choose to apply Gauss's law is called Gaussian surface। मतलब आप गाउस लॉ लगाने के लिए जो सरफेस चुनते हो वो गाउसियन सरफेस कहलाता है, ठीक है। वी हैव फ्रीडम टू चूज एनी शेप और साइज ऑफ अ गाउसियन सरफेस। आप किसी भी शेप और साइज का गाउसियन सरफेस चूज कर सकते हो, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। मतलब क्या हुआ? अरे मतलब आप गाउस लॉ का आगे यूज करने वाले हो। जैसे मैंने आपको बताया ना, एक पॉइंट चार्ज कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको, ठीक है। तो आप अगल बगल एक गाउसियन सरफेस चुन लो, उसकी वजह से उसमें गाउस लॉ लगा के आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, ऐसा नहीं करना चाहते हो, आप एक
क्यूब समझ लो, क्यूब के सेंटर में इस चार्ज को समझ लो, आपने गॉसियन सरफेस एक क्यूब को ले लिया हुआ है, यहाँ गाउस लॉ लगा के आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो इस पॉइंट पर, ठीक है। तो ये आपके हाथ में है, आपको गाउस लॉ लगाना है, ठीक है। आप किसी भी शेप और किसी भी साइज का गाउसियन सरफेस यूज कर सकते हो, ठीक है। ये हमारी मर्जी, हम चाहे वैसा चूज कर सकते हैं, ठीक है। पर उसमें कुछ ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ कुछ छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। क्या ध्यान रखना पड़ता है? इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट द सरफेस शुड नॉट क्रॉस डिस्क्रीट चार्जेस। इसका क्या मतलब है? देखो, आप ना ज्यादातर इसका यूज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करने वाले, जैसे मैंने आपको बताया था लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, एक लाइन पर चार्जेस फैले हुए हैं, इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आप एक गाउसियन सरफेस चूज कर सकते हो, इसके अगल बगल ऐसे सिलेंडर जैसा है, इसका हम अब आगे देखने वाले हैं यूज अगले वीडियो में, ठीक है। तो इसके वजह से आप इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, तो आप निकालने के लिए आपने गाउसियन सरफेस चुन लिया, ठीक है। तो ये तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अगर आप डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेते हो, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या हुआ? डिस्क्रीट का मतलब है हिंदी में समझ लो नॉन कंटिन्यूअस, ठीक है। नॉन कंटिन्यूअस मतलब तितर बितर, समझते हो? तितर बितर इधर उधर फैला हुआ, इधर उधर, अरे यार ध कैसे लिखते हैं, अभी तो लिखा था, इधर उधर फैला हुआ। थोड़ी हिंदी मेरी ख़राब है राइटिंग, वैसे इंग्लिश भी बहुत अच्छी नहीं है लेकिन हिंदी ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। तो थोड़ा सा प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। इधर उधर फैला हुआ समझो डिस्क्रीट मतलब, ठीक है। तो मतलब एक रैंडम ऐसे ही डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। आपको इस तरह के मतलब पॉइंट चार्जेस हैं बहुत सारे, ऐसा समझ लो ना, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर एक गाउसियन सरफेस कंसीडर करना है, तो आप गाउसियन सरफेस कैसे चूज करोगे पता है? कि जिसमें ये सारे चार्जेस एनक्लोज हो जाएं, ठीक है। आप कोई गाउसियन सरफेस इस तरह से नहीं चुनोगे कि जैसे वो गाउसियन सरफेस ना ऐसे, ठीक है, इसको कट करके निकल रहा हो, ठीक है, किसी एक चार्ज को कट करता हुआ निकले, ऐसा गाउसियन सरफेस आपको नहीं चुनना है। समझ में आया? क्लियर है? वही लिखा है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द सरफेस शुड नॉट क्रॉस डिस्क्रीट चार्जेस, डिस्क्रीट चार्जेस को ये क्रॉस ना करे। क्लियर है? चार्जेस को अंदर एनक्लोज करे या फिर चार्जेस उसके बाहर रहें, पर वो चार्जेस को कट करता हुआ ना निकले। क्लियर है? क्यों? इसका भी रीजन है, ठीक है। इसका रीजन क्या लिखोगे? रीजन है इसका बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू discrete charges are not well defined at the near the charges। मतलब चार्ज के दूर तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छे से डिफाइंड है, ठीक है, लेकिन अगर आप चार्ज के पास पहुंचोगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर अच्छे तरीके से डिफाइंड नहीं है, वहां एब्रप्ट चेंज आता है, मतलब बहुत तेजी से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती है। मतलब आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, KQ/R² होता है पॉइंट चार्ज के वजह से। क्लियर है? अच्छा, आप जितना पास जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना स्ट्रांग होती है, राइट। दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती है, पास में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है। क्लियर है? तो पास में जितना आप पहुंचोगे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तेजी से बढ़ती है, ठीक है। तो उस केस में क्या एब्रप्ट चेंजेस आते हैं, मतलब धड़ाधड़ बहुत चेंजेस आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो उस केस के लिए ना आपका गाउस लॉ ना एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है, वहां आपके लिए प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। क्लियर है? मैं बोल रहा हूं ध्यान रखना, डिस्क्रीट चार्जेस को आपका गाउसियन सरफेस कट करते हुए ना निकले। क्यों नहीं निकले? क्योंकि अगर वो उसको कट करते हुए निकलता है तो एक प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है? आप सही तरीके से गाउस लॉ यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि गाउस लॉ यूज करने के लिए आपको चाहिए कि चार्जेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेल डिफाइंड हो, ठीक है, अच्छे से डिस्क्राइब किया जा सके ऐसा हो। अगर एब्रप्ट चेंजेस आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, तो वहां पर आप इस गाउस लॉ का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हो आप, इसी में मैं आगे लिख देता हूं। यहां एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, रेड वाले से लिख रहा हूं इसीलिए, ऑल्सो गाउस लॉ इज नॉट applicable for electric field produced
ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये थोड़ा एक एक्स्ट्रा लिखवा दिया मैंने, पर ये थोड़ा समझने जैसी चीज़ है इसलिए लिखवा दिया मैंने। देखो मैग्नेटिक फील्ड में अगर चेंज आता है ना तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, आप आगे के चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अच्छा, तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में चेंज लाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, क्लियर है। पर वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है ना वो भी एब्रप्टली चेंज होती है, ठीक है। एक वेल डिफाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नहीं मिलती है, ठीक है। जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी चेंज आता जाता है, ठीक है। तो वहां एक वेल डिफाइंड वैल्यू आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की नहीं मिलने वाली है, तो वहां भी आप गाउस लॉ यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से देखो कि अगर आप चार्ज को कट करता हुआ लेके जाओ गाउसियन सरफेस को, तो अगर गाउसियन सरफेस कट कर देना मतलब चार्ज को, तो उस रीजन में जहां चार्ज होता है उसके आसपास का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अच्छे से डिफाइंड नहीं होता, वहां एब्रप्ट चेंजेस आते हैं, धड़ाधड़ चेंजेस आते हैं, तो वहां पर आपका गाउस लॉ एप्लीकेबल नहीं है, क्लियर है। तो इससे उसका रिलेशन है, क्लियर है। अच्छा, फिर अगला पॉइंट है 5वां, गाउस लॉ, गाउसेस लॉ भी बोलते हैं, एपिस्ट्रॉफी का मतलब यही है गाउसेस। गाउसेस लॉ लीड्स टू more easier calculations when system has symmetry, या system of charges समझ लो, system of charges has symmetry, ठीक है। सिमेट्री का मतलब क्या हुआ, देखो फॉर एग्जाम्पल आपने ये लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर किया, ठीक है, क्लियर है। अब आप यहाँ पर कोई भी गाउसियन सरफेस चूज करोगे तो आपके लिए बड़ा आसान है गाउसियन सरफेस चूज करना, जैसे कि सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर एक सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट होता है, आप इसको बीच में से कट करोगे सिलेंडर को, एकदम बीच में से जो दो पार्ट्स आपको मिलेंगे दोनों सिमेट्रिक होंगे, एक जैसे ही होंगे, राइट। आपने सामने रख दो, दोनों एक जैसे दिखेंगे ना, फर्क मतलब आप उसमें फर्क कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। आपने बीच में से भी सिलेंडर को काट दिया, दो हिस्से से ले लिए, दोनों एक जैसे ही दिखेंगे, राइट। तो ये जो चार्ज आपने लिया है, ठीक है, ये चार्जेस, लाइन चार्ज जो है, इसके आसपास आप एक ऐसा सरफेस कंसीडर कर सकते हो जो सिमेट्रिक है। और ये चार्ज मतलब समझो कि ये चार्ज ना इस तरह का चार्ज है ना, फिलहाल सिंपल तौर पर आपको बता दूं, हालांकि सिमेट्रिसिटी का मीनिंग थोड़ा और डिटेल्ड होता है, ठीक है, पर मैं आपको अभी फिलहाल आपके लेवल से थोड़ा सा सिंपल तरह बता दूं। तो समझो कि ये सिमेट्रिक चार्ज, आप इसको बीच में से इक्वली काट दो, अलग अलग कर दो, तो क्या आपको फर्क पता चलेगा, ये लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ और बन जाएगा क्या, हाँ, ये लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या अपना गोल गोल में बन जाएगा क्या, स्फीयर बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा ना, लाइन ही रहने वाला है ना। तो इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, मतलब ये सिमेट्रिक है। और कह सकते हैं कि हम अगर उनको मूव करें कहीं भी स्पेस में, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक स्फीयर ही ले लेता हूं मैं, इस स्फीयर में ना मैंने बहुत सारे चार्जेस स्प्रेड कर दिए, ठीक है। अब ये स्फीयर पहले ना हमारे कार्टेशियन प्लेन में कहीं यहां पर था, मैं इसको उठाकर यहां लेके चला गया, यहां से मैंने इसको यहां शिफ्ट कर दिया, तो क्या इसके अंदर कुछ चेंज आया, इसके चार्ज में कोई चेंज आएगा क्या, नहीं आएगा, ठीक है। इसके ओरिएंटेशन में भले चेंज आया हो, लेकिन इसकी वजह से बनने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अभी भी वही का वही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो इस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी आपका सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, ठीक है। तो जब सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना, तो उस केस में गाउस लॉ आपका बहुत ही सही रिजल्ट देता है और आसान तरीके से कैलकुलेशंस करवा देता है आपको, ठीक है, आपकी कैलकुलेशंस को वो इजी कर देता है, क्लियर है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है, इट डजंट मीन that it is not applicable for non-symmetric charge distributions, ठीक है। नॉन सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा नहीं होता है। नॉन सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी आपका गाउस लॉ एप्लीकेबल है, लेकिन वहां कैलकुलेशंस डिफिकल्ट हैं। सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैलकुलेशंस आसान है, कहने का मतलब ये, ठीक है, क्लियर है। चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है
Gauss law is based on inverse square relation appearing in Coulomb's law। मतलब सिंपल तौर पर बताऊं तो गाउस लॉ एंड कूलम्ब्स लॉ आर रिलेटेड। सिंपल तौर पर ये समझ लो कि ये दोनों आपस में रिलेटेड है, ठीक है। वायलेशन ऑफ गाउस लॉ leads to violation of Coulomb's law। ठीक है, दोनों आपस में रिलेटेड है। आप गाउस लॉ की मदद से कोलम्स लॉ ला सकते हो, कोलम्स लॉ की मदद से गाउस लॉ ला सकते हो, दोनों आपस में रिलेटेड है, ठीक है। दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। पहले मैंने बताया था स्टार्टिंग में जब गाउस लॉ समझाया था लास्ट वीडियो में, उसमें भी मैंने कहा था कि गाउस लॉ और कोलम्स लॉ अलग अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। क्लियर है? तो गाउस लॉ से आप कूलम्ब्स लॉ ला सकते हो, कूलम्ब्स लॉ से आप गाउस लॉ ला सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने किसी एक को वायलेट किया, मतलब एक नियम को तोड़ दिया आपने, तो आपने दूसरा नियम भी तोड़ दिया, ऐसा समझो। गाउस लॉ तोड़ दिया मतलब आपने कूलम्ब्स लॉ तोड़ दिया। मतलब गाउस और कूलम्ब की बहुत गहरी दोस्ती है। अगर आप एक से कट्टी हो गए तो दूसरा ऑटोमेटिकली कट्टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे गाउस लॉ के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। गाउसियन सरफेस कैसे चूज करना है, ठीक है, बताया मैंने कि आप कोई भी शेप और साइज का गाउसियन सरफेस चूज कर सकते हो, बशर्ते आपको ध्यान क्या रखना है कि गाउसियन सरफेस जो है वो चार्जेस को एनक्लोज करे या चार्जेस को बाहर रखे, पर चार्जेस को कट करके ना निकले, डिस्क्रीट चार्जेस को। और अगर कोई कंटिन्यूअस चार्ज है तो उसके आसपास गाउसियन सरफेस इस तरह से चुनो कि वो एक सिमेट्रिक हो, ठीक है। सिलेंडर ले लो, क्यूब ले लो, क्यूबॉइड ले लो, ठीक है, सिमेट्रिक शेप के ऑब्जेक्ट्स ले लो। क्लियर है? स्फीयर ले लो, तो ये सब ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो आज यहीं पर रोकते हैं इस टॉपिक को। नेक्स्ट वीडियो लेके बहुत जल्द मिलते हैं जिसमें हम गाउस लॉ के एप्लीकेशंस देखेंगे कि इसका वास्तविक में आप कैसे यूज़ करोगे। ये तो यूज़ करते टाइम क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, ठीक है, किस तरह से यूज़ किया जा सकता है वो सोचा। अब वाकई में उसका यूज़ करके देखेंगे अगले वीडियो में। तो टिल देन प्लीज़ वेट, थोड़ा सा वेट करो, और क्या बोलूँ कि पढ़ते रहो। सो बाय, जय हिंद।